प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 10 मीठी सारंगी इससे संबंधित अभ्यास करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने अपनी पुस्तक का कार्य समाप्त किया, उसके अभ्यास किए और कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने अपनी नोटबुक में भी लिखे। आज की वीडियो में हम हिंदी अभ्यास पुस्तिका के कार्य को पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 मीठी सारंगी अभ्यास पुस्तिका का कार्य। बच्चों, यह अभ्यास पुस्तिका का पेज नंबर 43 है, 43। पाठ 10 मीठी सारंगी। इस पाठ से संबंधित काफ़ी प्रश्न हम अपनी किताब में तथा अपनी कॉपी में कर चुके हैं। कुछ और प्रश्न आज हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए बॉक्स में से शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। खाली स्थान दिए गए हैं। इन खाली स्थान को आप इन शब्दों के द्वारा भरेंगे। यहाँ से सही शब्द चुनेंगे और खाली स्थान में लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, वह डैश बहुत अच्छी बजाता था। वह डैश बहुत अच्छी बजाता था। तो इस डैश में खाली स्थान में क्या आएगा? खाली स्थान में यहाँ क्या लिखेंगे? सारंगी। तो पहला हमारा शब्द क्या आएगा? सारंगी। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। तो नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? सारंगी। मैं यहाँ नंबर लिख देती हूँ, आप इसे खाली स्थान में लिखेंगे। दूसरा वाक्य है, भोला लोगों की बेवकूफी पर बहुत, कौन सा शब्द आएगा? झुंझलाया। भोला लोगों की बेवकूफी पर बहुत झुंझलाया। झुंझलाया मतलब गुस्सा हुआ। लोगों की बेवकूफी पर भोला को बहुत गुस्सा आया। तो यह नंबर 2 में लिखेंगे, ख में झुंझलाया। तीसरा वाक्य दिया गया है, सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग, खाली स्थान, रह गए। सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग डैश रह गए। तो यहाँ डैश में खाली स्थान में क्या लिखेंगे? दंग रह गए। यह आप तीसरे वाक्य में लिखेंगे, सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। ठीक है। अगला वाक्य दिया गया है, सारंगी वाला भी सारंगी पर डैश चढ़ाकर सो गया। अगला वाक्य दिया गया है, सारंगी वाला भी सारंगी पर डैश चढ़ाकर सो गया। तो सारंगी वाले ने सारंगी पर क्या चढ़ाई थी? खोली, है ना? तो क्या लिखेंगे? खोली। नंबर 4 में आप लिखेंगे खोली। सारंगी वाला भी सारंगी पर खोली चढ़ाकर सो गया। अगला वाक्य है, लोगों ने भोला की डैश पर सिर पीट लिया। लोगों ने भोला की डैश पर सिर पीट लिया। किस पर? बेवकूफी पर। तो ये आएगा आपका नंबर 5 में। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। ठीक है। तो इस तरह से आप ये खाली स्थान पूरे करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, शब्दों को उनके
अर्थ से मिलाओ। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। इस तरफ शब्द दिए गए हैं और इधर उनके अर्थ दिए गए हैं। आपको शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलाना है। तो पहला शब्द क्या दिया गया है? इकट्ठा। इकट्ठा का अर्थ क्या होता है? जमा। इकट्ठा का अर्थ क्या हुआ? जमा। तो इकट्ठा आप किससे मिलाएंगे? जमा से। दूसरा शब्द है बेवकूफी। बेवकूफी। बेवकूफी का अर्थ क्या होता है? मूर्खता। बेवकूफी मतलब मूर्खता। तो यहाँ आप मूर्खता से मिलाएंगे उसको। अगला शब्द है दंग। दंग का अर्थ होता है हैरान। दंग मतलब हैरान। तो आप दंग को किससे मिलाएंगे? हैरान से। दंग होना, हैरान होना। अगला शब्द दिया गया है झुंझलाना। झुंझलाना अर्थात गुस्सा होना। झुंझलाना मतलब गुस्सा होना। तो झुंझलाना को आप मिलाएंगे गुस्सा होना। अगला शब्द है खुशामद। खुशामद। खुशामद का अर्थ क्या होता है? झूठी तारीफ करना। खुशामद का अर्थ झूठी तारीफ करना। तो आप खुशामद को किससे मिलाएंगे? झूठी तारीफ करना। अगला शब्द दिया गया है कला। कला का अर्थ होता है हुनर। कला मतलब हुनर। तो आप कला को किससे मिलाएंगे? हुनर से। कला मतलब हुनर। अगला शब्द है खोल। खोल का अर्थ होता है गिलाफ। खोल का अर्थ क्या होता है? गिलाफ। तो खोल को आप किससे मिलाएंगे? गिलाफ। ठीक है। और आखिरी शब्द है आनंद। आनंद का मतलब होता है खुशी। आनंद मतलब खुशी। आप इस तरह से मिलान कर सकते हैं और आप नंबर लिखकर भी मिलान कर सकते हैं। नंबर लिखकर कैसे मिलान कर सकते हैं आप? जैसे इकट्ठा पहला नंबर है और इसका अर्थ क्या हुआ? जमा। तो आप यहाँ पर भी नंबर 1 लिख सकते हैं। नंबर 2 बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी का अर्थ होता है मूर्खता। तो आप मूर्खता के सामने भी नंबर 2 लिख सकते हैं। इस तरह से भी आप मिलान कर सकते हैं। तीसरा है दंग। तो आप यहाँ नंबर डालेंगे नंबर 3। और दंग का अर्थ होता है हैरान। तो आप हैरान के आगे नंबर 3 लिखेंगे। उसके बाद झुंझलाना। झुंझलाना नंबर 4। तो झुंझलाना के आगे आप लिखेंगे नंबर 4। और झुंझलाना का अर्थ होता है गुस्सा होना। तो आप गुस्सा होना के आगे नंबर 4। इस तरह नंबर डालकर भी आप मिलान कर सकते हैं और रेखा खींचकर भी आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हमारा यह पेज नंबर 43 पूरा हुआ। चलिए अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज हमें दिया गया है सही कथन पर राइट और गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाना है। जो कथन सही है उस पर आप राइट लगाएंगे और जो कथन गलत है उस पर आप क्रॉस लगाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य दिया गया है एक गांव में एक सितार वाला आया। एक गांव में एक सितार वाला आया। गांव में कौन आया था? सारंगी वाला। तो यह वाक्य गलत है क्योंकि गांव में सारंगी वाला आया था। तो यह वाक्य गलत है। दूसरा है सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। बिल्कुल ठीक वाक्य है। तो आप इस वाक्य के आगे कौन सा निशान लगाएंगे? सही। सही का निशान। सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। सही। अगला वाक्य है लोग शाम के समय ही चौपाल पर सो गए। बिल्कुल गलत। रात के समय लोग चौपाल पर सोए थे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? लोग शाम के समय ही
चौपाल पर सो गए। यह गलत वाक्य है। अगला वाक्य है, भोला को लगा कि लोग बाबा जी की झूठी खुशामद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, यह वाक्य सही है। भोला को क्या लगा था कि लोग बाबा की झूठी खुशामद कर रहे हैं। अगला वाक्य है, भोला ने सारंगी को गांव से बाहर तालाब में फेंक दिया। भोला ने सारंगी को गांव से बाहर फेंका था, लेकिन तालाब में नहीं फेंका था। तो यह वाक्य गलत है। भोला ने सारंगी को गांव से बाहर तालाब में फेंक दिया। गलत वाक्य। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने पहले से ही वाक्य प्रयोग लिख दिए हैं। अगर आप इन वाक्यों को लिखेंगे तो आप इन वाक्यों को भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपने मन से वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो पहला शब्द दिया गया है, दंग रह जाना। दंग रह जाना, दंग रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाना। तो मैंने वाक्य क्या लिखा है, मंदिर की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए। मंदिर की सुंदरता देखकर हम दंग रह गए। दूसरा शब्द क्या लिखा है, खुशामद करना। खुशामद करना मतलब चापलूसी करना। खुशामद करना मतलब चापलूसी करना। तो मैंने वाक्य लिखा है, नेता तो हमेशा खुशामद करने वालों से घिरे रहते हैं। नेता तो हमेशा खुशामद करने वालों से घिरे रहते हैं। आप यह वाक्य भी लिख सकते हैं, और अगर आप दूसरा वाक्य लिखना चाहते हैं तो आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। अगला शब्द है आनंद आना। आनंद आना मतलब खुशी महसूस होना। ठीक है, तो यहाँ वाक्य क्या लिखा है मैंने, हमें पढ़ाई करते समय भी आनंद आना चाहिए। जैसे बच्चों को ज़्यादातर खेल में आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है ना। तो वैसे ही बच्चों को पढ़ाई में भी आनंद आना चाहिए। तो मैंने वाक्य लिखा है, हमें पढ़ाई करते समय भी आनंद आना चाहिए। अगला शब्द दिया गया है, सिर पीट लेना। सिर पीट लेने का मतलब क्या होता है कि रो पीट कर रह जाना। क्या होता है सिर पीटने का मतलब, रो पीट कर रह जाना। वाक्य क्या बनाया है, सेठ के घर चोरी होने पर सेठ ने अपना सिर पीट लिया। जब सेठ के घर चोरी हो गई तो सेठ कुछ नहीं कर पाया, केवल रो पीट कर रह गया, तो उसने अपना सिर पीट लिया। सेठ के घर चोरी होने पर सेठ ने अपना सिर पीट लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाना है। अंक की मात्रा, चंद्र बिंदु की मात्रा और अंक की मात्रा आपको लगानी है। ठीक है, इस तरह का प्रश्न हमने अपनी नोटबुक में भी किया है, हमने अपनी बुक में भी किया है इस तरह का प्रश्न। देखिए यहाँ पर शब्द लिखा था आधी। आधी, तो आधी के ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। आंधी, आधी से क्या बन गया, आंधी। ऐसे ही दूसरा शब्द दिया गया है सुंदर। सुंदर नहीं होता, सुंदर होता है। केवल एक अनुस्वार के ना लगने से, अंक की मात्रा ना लगने से यह शब्द बदल गया, और मात्रा लगने से इसकी आवाज बदल गई। तो शब्द क्या है, सुंदर। तो आपको यहाँ पर स के ऊपर अंक की मात्रा लगानी है, सुंदर।
अगला वाक्य है चांद। च के ऊपर, च की आ की मात्रा के ऊपर आपको चंद्र बिंदु लगाना है, तो क्या शब्द बन जाएगा? चांद। अगला शब्द दिया गया है कंकड़। कंकड़, तो अनुस्वार कहां पर आएगा? अंक की मात्रा कहां पर आएगी? क के ऊपर। कंकड़, कंकड़। अगला शब्द है आंखें। आंखें नहीं, आंखें। तो आंखें बनाने के लिए हमें इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना होगा। तो अ की मात्रा के ऊपर आप क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु। आंखें। अगला शब्द दिया गया है संदेश। संदेश, तो स से आपको अंक की मात्रा की आवाज आ रही है संदेश, तो मात्रा कहाँ लगेगी? स के ऊपर। संदेश। अगला शब्द है कांपना। का आवाज, चंद्र बिंदु की आवाज कौन से शब्द से आ रही है? क से, है ना? तो आप चंद्र बिंदु कहाँ लगाएंगे? क के ऊपर। तो शब्द क्या बन जाएगा? कांपना। अगला शब्द है ढूंढना। ढूंढना, कौन से शब्द से चंद्र बिंदु की आवाज आ रही है? पहले अक्षर से। कौन से अक्षर से चंद्र बिंदु की आवाज आ रही है? ढूं, पहले अक्षर से। तो आप पहले अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाएंगे। ढूंढना, ढूंढना। अगला शब्द दिया गया है सांप। सांप, सांप, तो कौन से अक्षर से चंद्र बिंदु की मात्रा की आवाज आ रही है? स से, है ना? तो आप स के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे। अगला शब्द है चंदन। चंदन, चन, अंक, अंक की मात्रा की आवाज कौन से अक्षर से आ रही है? च से। तो हम मात्रा कहाँ लगाएंगे? च के ऊपर। तो यह इस प्रकार आपको चंद्र बिंदु की मात्रा और अंक की मात्रा शब्दों के ऊपर लगानी है, ताकि ये दिए गए जो गलत शब्द हैं इन्हें ठीक प्रकार से पढ़ा जा सके और इन शब्दों को ठीक किया जा सके केवल एक मात्रा के द्वारा, चंद्र बिंदु की मात्रा के द्वारा और अंक की मात्रा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? गांव में कौन आया? गांव में कौन आया? कौन आया था गांव में? सारंगी वाला, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? सारंगी वाला आया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गांव में सारंगी वाला आया। गांव में सारंगी वाला आया। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? लोगों के दंग रह जाने का क्या कारण था? लोगों के दंग रह जाने का क्या कारण था? किस कारण से लोग दंग रह गए थे? सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव वाले दंग रह गए थे। सारंगी की आवाज सुनकर, मीठी आवाज सुनकर, और सारंगी वाले की बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए थे। प्रश्न नंबर 3 है, भोला मन ही मन क्या सोचने लगा? भोला मन ही मन क्या सोचने लगा? तो क्या सोचने लगा था भोला? कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, पर मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, पर मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। क्या सोचा भोला ने? कि इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, पर मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। आप लिखते समय अपने लेख का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आपका उत्तर एक लाइन में नहीं आता है तो आप उसे नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भोला सारंगी वाले के पास जाकर क्यों बैठ गया? भोला सारंगी वाले के
पास जाकर क्यों बैठ गया? यह सोचकर कि सारंगी वाले के पास बैठने से मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा। क्या सोचा भोला ने? कि सारंगी वाले के पास बैठकर मेरा भी मुंह मीठा हो जाएगा। यही सोचकर वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। अगला प्रश्न है, भोला को ऐसा क्यों लगा कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? भोला को ऐसा क्यों लगा कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि चाटने पर भी भोला को सारंगी मीठी नहीं लगी, इसलिए भोला को ऐसा लगा कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। जब भोला ने सारंगी को चाटा तो उसे वह मीठी नहीं लगी, लेकिन लोग क्या बोल रहे थे? कैसी मीठी सारंगी है। तो यही सोचकर जब भोला ने सारंगी को चाटा तो वह उसे मीठी नहीं लगी, तो उसे क्या लगा? कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? गांव के लोग रात को चौपाल पर क्यों सो गए? क्यों सो गए थे रात को चौपाल पर गांव के लोग? क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। लोग अपने घर नहीं गए। जब रात ज्यादा हो गई थी तो लोग अपने घर नहीं गए, इसलिए लोग रात को चौपाल पर ही सो गए। रात ज्यादा हो गई थी, लोग अपने घर नहीं गए, इसलिए लोग रात को चौपाल पर ही सो गए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? गांव वालों ने अपना सिर क्यों पीट लिया? गांव वालों ने अपना सिर क्यों पीट लिया? भोला की बेवकूफी के कारण गांव वालों ने अपना सिर पीट लिया। क्या बेवकूफी की थी भोला ने? कि सारंगी को गांव के बाहर फेंक दिया था। तो भोला की बेवकूफी पर गांव वालों ने अपना सिर पीट लिया। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है? भोला ने सारंगी कहाँ फेंक दी थी? भोला ने सारंगी कहाँ फेंक दी थी? तो भोला ने सारंगी गांव के बाहर फेंक दी थी। भोला ने सारंगी गांव के बाहर फेंक दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 7, विलोम शब्द। विलोम शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? उल्टे शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द पहले भी हम कई पाठों में कर चुके हैं। इसी प्रकार आज आपको ये विलोम शब्द लिखने हैं। पहला शब्द पहले से ही आपको लिखकर दिया गया है, अच्छी बुरी। अच्छी बुरी। दूसरा शब्द क्या दिया गया है? झूठे। तो झूठे का उल्टा क्या होता है? सच्चे। झूठे का उल्टा सच्चे। बड़ा छोटा। बड़ा, बड़ा का उल्टा छोटा। ऊपर नीचे। ऊपर नीचे। देर जल्दी। देर जल्दी। देर का उल्टा क्या होता है? जल्दी। अगला शब्द क्या दिया गया है? उतार। उतार और उसका उल्टा चढ़ाव। उतार मतलब उतरना और चढ़ाव मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना। तो उतार, उसका उल्टा चढ़ाव। सोना। सोना का उल्टा क्या हुआ? जागना। सोना, जागना। सवेरा, शाम। सवेरा, सवेरा का उल्टा क्या हुआ? शाम। दुखी, सुखी। दुखी और दुखी का उल्टा सुखी। बाहर, बाहर का उल्टा अंदर। बाहर और बाहर का उल्टा अंदर। इस तरह से आप ये विलोम शब्द पूरे करेंगे। लिखते समय आपको अपने लेख का विशेष ध्यान रखना है। लेख गंदा नहीं होना चाहिए और आपको अपना काम स्वयं ही करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इन वाद्य यंत्रों के नाम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर लिखो।
यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं। वाद्य यंत्र अर्थात जो बजाने के काम आते हैं। ऐसे यंत्र जिन्हें बजाने के काम में लाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? वाद्य यंत्र। तो पेज नंबर 46 पर पहेली दी गई है। उस पहेली में से ढूंढकर आपको इन वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यह दिया गया है पेज नंबर 46, 46 पेज। यहाँ पर नीचे पहेली दी गई है। पहेली में कुछ अक्षर लिखे गए हैं। उन अक्षरों को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। इन अक्षरों को जोड़कर आपको क्या बनाना है? शब्द। और उन शब्दों में क्या है? वाद्य यंत्रों के नाम। उन शब्दों में क्या दिया गया है? वाद्य यंत्रों के नाम। तो पहला हमें दिख रहा है यहाँ पर। पहला कौन सा वाद्य यंत्र है? तबला। तबला। ठीक है। और कौन सा वाद्य यंत्र नजर आ रहा है? ढोलक। और कौन सा वाद्य यंत्र हमें दिख रहा है? हमें दिख रहा है यहाँ पर हारमोनियम। क्या दिख रहा है? हारमोनियम। और कौन सा वाद्य यंत्र दिख रहा है? गिटार। कहाँ लिखा है गिटार? यहाँ लिखा है गिटार। गिटार। ठीक है। तो आप इस तरीके से इस पहेली में से वाद्य यंत्रों के नाम ढूंढेंगे और ढूंढकर दिए गए खाली स्थान में लिखेंगे। जैसे ये हमने ढूंढा ढोलक, तो आप यहाँ ढोलक है तो आप यहाँ लिखेंगे ढोलक। इसके नीचे आपको क्या लिखना है? ढोलक। और हमने क्या ढूंढा था? तबला। पेज नंबर 45 पर तबले का चित्र दिया गया है, तो वहाँ आपको क्या लिखना है? तबला। हमने ढूंढा गिटार। यहाँ गिटार का चित्र दिया गया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? गिटार। गिटार। ठीक है। आप शब्द देखते जाएंगे और उन्हें लिखते जाएंगे। इसमें और जो शब्द बच गए हैं, जो वाद्य यंत्रों के नाम बच गए हैं, उन्हें आप ढूंढेंगे और उन्हें सर्कल करेंगे, उनके ऊपर गोला बनाएंगे और उन वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए पिक्चर के सामने, चित्रों के सामने आपको लिखना है। तो यह आपका गृह कार्य, आप इसे स्वयं लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ चलिए अब चलते हैं पेज नंबर 47, पेज 47। पेज 47 पर क्या प्रश्न दिया गया है? प्रश्न नंबर 9, खाने की अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ चीजें मीठी होती हैं, कुछ खट्टी होती हैं, तो कुछ चटपटी होती हैं। अपनी खाने की मनपसंद चीजों के नाम लिखकर उनका स्वाद भी बताओ। यहाँ आपको अपनी मनपसंद चीज़ें लिखनी हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं। जैसे मुझे राजमा चावल पसंद हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी राजमा चावल। राजमा चावल। और उसका स्वाद कैसा होता है? नमकीन। तो यहाँ पर आपको लिखना है नमकीन, अगर आपको भी पसंद है राजमा चावल तो। ठीक है। तो यहाँ आपको चीज़ों के नाम लिखने हैं जो खाने की चीज़ आपको पसंद है, और यहाँ आपको उनका स्वाद लिखना है कि उनका स्वाद कैसा है। उनका स्वाद मीठा है, उनका स्वाद खट्टा है, या उनका स्वाद चटपटा है। तो यहाँ आप चीज़ों के नाम लिखेंगे जो चीज़ें खाने की आपको पसंद है, और यहाँ उन्हीं चीज़ों के स्वाद को लिखेंगे कि वह खाने में कैसी लगती है। वह खाने में मीठी लगती है या वह खाने में खट्टी लगती है। तो यहाँ आप उधर स्वाद लिखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, तुम्हें सबसे अच्छा वाद्य यंत्र कौन सा लगता है और क्यों? यहाँ चित्र दिए गए हैं वाद्य यंत्रों के, और 2 वाद्य यंत्र पेज नंबर 45 पर दिए गए हैं, तबला और सारंगी। यहाँ पर तबला
तबले का चित्र है और सारंगी का चित्र है। और अगले पेज पर शहनाई, बांसुरी, एकतारा, ढोलक, हारमोनियम और गिटार। प्रश्न दिया गया है कि तुम्हें सबसे अच्छा वाद्य यंत्र कौन सा लगता है। ये आपको चुनना है, आपकी पसंद है कि आपको कौन सा वाद्य यंत्र पसंद है और वह वाद्य यंत्र आपको क्यों अच्छा लगता है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर 5 लाइन लिखनी है, 5 बातें लिखनी है उसके बारे में। ठीक है, 5 बातें लिखेंगे यहाँ पर आप उस वाद्य यंत्र के बारे में कि क्यों अच्छा लगता है वह देखने में अच्छा लगता है या उसकी आवाज़ अच्छी लगती है आपको, उसका बजाना अच्छा लगता है, उसे सुनना अच्छा लगता है। यह सब आपकी पसंद है कि आपको कौन सा वाद्य यंत्र पसंद है। उस वाद्य यंत्र के बारे में आपको 5 लाइन लिखनी है। ठीक है, तो यह भी आपका गृह कार्य हुआ। यह आपका गृह कार्य प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 आपका गृह कार्य। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। साईं राम, थैंक यू।